एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 51 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। और जहाँ तक प्रीवियस लेक्चर का मैं रेफरेंस देते हुए बात करूँ तो ज्योमेट्री का पोर्शन हम स्टार्ट कर चुके। डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री की वेरियस टाइप्स आपसे डिस्कस की, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के बारे में हमने बात की। हमारे चैप्टर नंबर 10 से लेकर 16 चैप्टर तक ये सारे चैप्टर्स डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री से रिलेटेड है। डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में जो टर्म्स आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके, जो कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लासेस में आप लोग ले चुके, उनके बारे में प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका। प्रैक्टिकली ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये सारा दो जो पिछले लेक्चर्स थे, जो कॉन्सेप्ट्स उन लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए, वो इसलिए ज़रूरी थे कि ये चैप्टर जो अब हम बड़ा स्मूथली कर सकेंगे। मैं इन शॉर्ट अगर आप लोगों को रिकॉल करवाऊँ तो वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। ज्योमेट्री, डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री क्या है, जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेट करके डिस्क्राइब करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री की बेसिक्स में पॉइंट, लाइन और प्लेन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। ये 3 अनडिफाइंड टर्म्स थी, इनकी डेफिनेशन नहीं है। हाँ, हम इनके फीचर्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स, लाइंस और प्लेन्स से ही हम ज्योमेट्री और ज्योमेट्रिकल फिगर्स को डिस्कस करते हैं। मज़ीद हमने प्लेन के अंदर प्लेन फिगर्स को डिस्कस किया। क्लोज्ड फिगर्स पर आए, जिसमें पर्टिकुलरली हमारा ज़्यादा कंसर्न ट्राइंगल से रिलेटेड है। हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री का ये जो पार्ट हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं, इसमें मोस्टली हम ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे या पैरेललोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। उनमें भी बल्कि मैं ज़्यादा जो मतलब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो ट्राइंगल्स का ही ज़्यादा यूज़ है इसमें। तो ट्राइंगल्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ये रिवाइज़ की थी, जो कि जूनियर क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं। ट्राइंगल्स की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स एंड विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, वो सब हमने स्टडी किया। एंगल्स को रिवाइज किया, एंगल्स की टाइप्स को, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सब एंगल्स हमने रिवाइज किए। इन एंगल्स के रिवीजन के अलावा हमने फिर क्वाड्रिलैटरल्स को किसी हद तक अगर हम डिस्कस करें तो ये लास्ट लेक्चर्स में नहीं हुआ था, लेकिन इन शॉर्ट में ये ज़्यादा तो मैं चैप्टर 11 के साथ एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन वो भी क्लोज फिगर की एक टाइप है। उसके अलावा ट्राइंगल की टाइप्स के साथ साथ हमने डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री की तरफ अब हम पर्टिकुलरली आते हैं। हमारा यूनिट 10 है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से रिलेटेड। तो यूनिट 10 स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली हम। यूनिट 10 इज अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के बारे में हम पढ़ चुके, ट्राइंगल्स के बारे में बल्कि पढ़ चुकने के अलावा रिवाइज कर चुके। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ट्राइंगल और उसकी जो टाइप्स हैं उनको ही डिस्कस किया था। कॉन्ग्रुएंट का वर्ड से आप लोग फेमिलियर हैं, जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री प्रीवियस क्लासेस में किसी हद तक पढ़ी है वो फेमिलियर हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे सिस्टम से आए होते हैं जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी नहीं लिया होता। तो उनके लिए मैं ज़रा कॉन्ग्रुएंट के वर्ड को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंट का वर्ड हम अक्सर यूज़ करते हैं इक्वल के लिए, ऑल्दो ये वर्ड इक्वल से डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है, अभी यही टॉपिक आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस दौरान मैं कॉन्ग्रुएंट और इक्वल में डिफरेंस बताऊँगा। फ़िलहाल मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से मुराद हमारे जहन में जो आता है वो एक जैसी एग्जैक्टली अलाइक ट्राइंगल्स के बारे में हम बात करेंगे।
कि दो ट्राइंगल्स का एग्जैक्टली अलाइक होना, दो ट्राइंगल्स बिल्कुल एक जैसे होना, साइज में, शेप में, एंगल, साइड, सब कुछ एक जैसा होना, एक इक्वल के टर्म्स के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। इक्वल के लिए ये सिंबल हम यूज़ करते हैं, जबकि कॉन्ग्रेंट के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। इक्वालिटी के ऊपर ये वेव साइन होता है अप्रॉक्सीमेटली, जिसको हम इक्वल के तौर पर भी यूज़ करते थे, तो इसको एज कॉन्ग्रेंट सिंबल हम यूज़ करते हैं। तो दो ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रेंट होना इस ट्राइंगल में हमें डिस्कस करना है। कॉन्ग्रेंट कैसे होता है, क्या प्री रिक्वायरमेंट हैं, क्या उसकी टाइप्स हैं, क्या उसके रिजल्ट्स हैं, ये सारा कुछ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में सबसे पहले इस वजह से है कि इस चैप्टर की बेस पर अगले आने वाले चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर भी जितना कुछ है वो सारा इसी यूँ समझ लें, उसकी बैकअप ही हमें ये चैप्टर प्रोवाइड करता है। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की तरफ बढ़ने से पहले पहला कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट का स्टार्ट ही कोरिस्पोंडेंस से होता है। फर्स्ट पॉइंट ही कोरिस्पोंडेंस है। तो कोई सी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट की डिस्कस करने से पहले हमें उनकी कोरिस्पोंडेंस को डिस्कस करना होता है। तो दो ट्राइंगल्स की कोरिस्पोंडेंस का ये सिंबल होता है। जैसे ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल का सिंबल होता है, कोई ट्राइंगल ABC है और कोई ट्राइंगल DEF है, तो इनकी कोरिस्पोंडेंस हम डिस्कस कर रहे हैं। इनकी कोरिस्पोंडेंस के लिए मैं चले ट्राइंगल रफली एक फिगर बना रहा हूं। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF में कॉन्ग्रेंट की तरफ जाने से पहले फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है उनकी कोरिस्पोंडेंस डिस्कस करना, उनके दरमियान कोरिस्पोंडेंस के बारे में बात करना। कोरिस्पोंडेंस क्या है, ये सब कुछ तो मैं आपको ट्राइंगल से रिलेटेड बता रहा हूँ, लेकिन इस सारे कॉन्सेप्ट का स्टार्ट हम लेते हैं एक कॉमन एग्जांपल से। कोरिस्पोंडेंस होता है दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स का अपेरेंटली एक जैसा लगना, बज़ाहिर एक जैसा लगना। टेक्निकली क्या है वो मैं अभी ये सारी कॉन्सेप्ट के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दो फिगर्स का बज़ाहिर एक जैसा लगना, दिस इज़ कोरिस्पोंडेंस। मैं अगर एग्जांपल दूँ, इस रूम में एक बल्ब और दूसरे बल्ब में मैं कोरिस्पोंडेंस कह सकता हूँ। इस रूम के अंदर एक फ़ैन और दूसरे फ़ैन की कोरिस्पोंडेंस मैं कह सकता हूँ। इस क्लासरूम के अंदर मौजूद एक एयर कंडीशनर की कोरिस्पोंडेंस मैं दूसरे एयर कंडीशनर के साथ कह सकता हूँ। इस क्लासरूम के अंदर मौजूद एक डेस्क की कोरिस्पोंडेंस दूसरे डेस्क के साथ कर सकता हूँ। बट देर इज़ नो कोरिस्पोंडेंस, ज्योमेट्रिकली बात कर रहा हूँ, देर इज़ नो कोरिस्पोंडेंस बिटवीन दिस डेस्क एंड द फैन। एक डेस्क और फैन में कोई कोरिस्पोंडेंस नहीं है। तो दो फिगर्स बज़ाहिर एक जैसी तो लगे, दो फैंस अपरेंटली एक जैसे हैं। चाहे बाद में हम मैयर करें तो मैयरमेंट वाइज थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, एग्जैक्टली एक जैसे ना हो, ये हो सकता है, और एग्जैक्टली एक जैसे हो भी सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है कि मैं दो फैंस के दरमियान कोरिस्पोंडेंस ले सकता हूँ, दो एयर कंडीशनर्स की कोरिस्पोंडेंस ले सकता हूँ। लेकिन एक एयर कंडीशनर और एक डेस्क, इनमें कोरिस्पोंडेंस ही कोई नहीं है, तो मैं मैयर करके उनको ज़बरदस्ती का कॉन्ग्रेंट तो नहीं प्रूव कर सकता। तो पहला स्टेप है दो फिगर्स के दरमियान कोरिस्पोंडेंस का होना। अब हम ज्योमेट्री पर आते हैं। दो ट्राइंगल्स में कोरिस्पोंडेंस हो सकती है, बाद में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो या ना हो ये बात की बात है, लेकिन मैं बेसिक स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो कोरिस्पोंडेंस का ही बात करूंगा ना। तो दो ट्राइंगल्स में कोरिस्पोंडेंस हो सकती है, दो रेक्टेंगल्स में कोरिस्पोंडेंस हो सकती है, दो पैरेललोग्राम्स में कोरिस्पोंडेंस हो सकती है, दो सर्कल्स की आपस में कोई कोरिस्पोंडेंस हो सकती है, बट देयर इज नो कोरिस्पोंडेंस बिटवीन अ सर्कल एंड अ ट्राइंगल। कोई कोरिस्पोंडेंस ही नहीं है, तो मैं ज़बरदस्ती का उनको कॉन्ग्रेंट कहाँ से प्रूव करूँ, कैसे ये काम किया जाए। तो कोरिस्पोंडेंस बेसिकली फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स का बज़ाहिर एक जैसा लगना। दिस इज़ व्हाट वी कॉल कोरिस्पोंडेंस।
तो और अगर हम टेक्निकली बात करें तो 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस हम सेट्स में पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में। तो एक एलिमेंट के साथ रिलेशन को उसकी कोरेस्पॉन्डेंस कहा जाता था। तो कोरेस्पॉन्डेंस की प्रॉपर वर्ड्स के साथ अगर हम बुक में देखें तो क्या है 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंसेस। सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल के, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, ट्राइंगल के बेसिक 6 एलिमेंट होते हैं। 6 बेसिक एलिमेंट्स ट्राइंगल्स में होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो 3 साइड्स की 3 कोरेस्पॉन्डेंसेस 3 साइड्स के साथ, 3 एंगल्स की 3 कोरेस्पॉन्डेंसेस 3 एंगल्स के साथ। या मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो एक साइड को एक साइड के साथ कंपेयर करूंगा। अब वो कंपैरिजन मेजरमेंट की टर्म्स में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरी साइड का दूसरी साइड के साथ कोरेस्पॉन्डेंस, तीसरी साइड की तीसरी साइड के साथ कोरेस्पॉन्डेंस, एक एंगल का एक एंगल के साथ कोरेस्पॉन्डेंस, दूसरे एंगल की दूसरे एंगल के साथ कोरेस्पॉन्डेंस, और थर्ड एंगल की थर्ड एंगल के साथ कोरेस्पॉन्डेंस। तो किसी कोरेस्पॉन्डेंस को हम डिस्कस करेंगे तो किसी कॉन्ग्रुएंस की तरफ बढ़ेंगे ना। तो फर्स्ट स्टेप होता है 2 ज्योमेट्रिकल फिगर्स के दरमियान कोरेस्पॉन्डेंस। तो पहला स्टेप हमारा कोरेस्पॉन्डेंस का हुआ। ये इसके दरमियान सिंबल हम यूज करते हैं। आप थ्योरम्स में देखेंगे ना तो किसी जगह ये सिंबल यूं भी बना हुआ है। जब हम आगे थ्योरम्स पढ़ेंगे, बेसिकली हमारा सारी डिस्कशन का पर्पस थ्योरम्स है। तो थ्योरम्स के दरमियान कोरेस्पॉन्डेंस में दरमियान में यहाँ पर गैप भी होता है। डजेंट मैटर वो प्रिंटिंग में आ जाता है, समटाइम्स प्रिंटिंग में वो गैप आ जाता है, समटाइम्स नहीं आता। डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक कंटिन्यूस लाइन शो कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये कोरेस्पॉन्डेंस के सिंबल के तौर पर यूज़ करेंगे। एक्चुअली ये अगला स्टेप बताने से पहले, क्योंकि यहीं पर ना कुछ टेक्निकलिटी स्टार्ट हो जाती हैं तो बच्चों के लिए परेशानी शुरू हो जाती है। यही वजह है कि मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि ये चैप्टर में क्या है, और फिर मैं कॉन्ग्रुएंस की तरफ आगे बढ़ूंगा, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। ये है बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री का पार्ट, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में ज़्यादा काम हम डिस्कस करते हैं थ्योरम्स के बारे में। थ्योरम्स के बारे में वर्ड ये आप लोगों ने अपने ज़रूर बड़े बहन भाइयों से, कज़न से सुना होगा कि मैथमेटिक्स में थ्योरम्स भी प्रूव करने पड़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आते हैं और 8 मार्क्स का पूरा एक थ्योरम आता है। इस टाइप की बातें सुनी होंगी। ये सारा कुछ आप लोगों को पैटर्न के साथ में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन थ्योरम्स के लिए हम ये सारी एक तरह से ग्राउंड बना रहे हैं। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का सारा कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली हम थ्योरम से रिलेटेड है। थ्योरम्स क्या है? जिसके अंदर हम किसी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को लॉजिकली प्रूव करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग देते हुए से प्रूव किया जाता है। ये लॉजिकल रीजनिंग क्या है? जो लॉजिक पर बेस करती है। ये वर्ड कॉमन लाइफ में आपने बहुत सुना होगा कि फलां बात की क्या लॉजिक है, इस बात की क्या लॉजिक है। लॉजिक के वर्ड को अगर अपने जहन में रिकॉल करें, व्हाट्स इन योर माइंड, क्या जहन में आता है? डेफिनेटली बहुत सारे के माइंड में बहुत सारे इसके आंसर्स आते होंगे। लेकिन इस वर्ड को एलेबोरेट करने के लिए, चूँकि थ्योरम से रिलेट करना है, तो ये वर्ड अगर एक्सप्लेन हो जाएगा तो अच्छे तौर पर आप समझ जाएंगे। तो वर्ड लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए एक आप छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरे पास एक पर्सन ए खड़ा है। उस ए पर्सन को मैं कहता हूँ इस खड़ी हुई हालत में अपना एक पाँव ऊपर उठा लो। तो पर्सन ए ने अपना एक पाँव ऊपर उठा लिया। अब मैं उसे कहूँगा कि इसी हालत में अपना दूसरा पाँव भी उठा ले। देन दिस इज क्वाइट लॉजिकल कि ये पॉसिबल नहीं है, और उसको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये गिर जाएगा। लॉजिक उन बातों को कहा जाता है कि जिन्हें ह्यूमन माइंड, इंसानी अकल बगैर सबूत के तस्लीम कर ले। उन बातों को लॉजिक कहा जाता है कि जिन बातों को प्रूव करने के लिए किसी एग्जाम्पल देने की ज़रूरत ना पड़े, जिन्हें साबित ना करना पड़े, जिन्हें ये बात
एक्सप्लेन करने के लिए, ये बात जस्टिफाई करने के लिए कोई प्रूफ ना देना पड़े, उनको बग़ैर प्रूफ के इंसानी अकल तस्लीम कर ले, ह्यूमन माइंड एक्सेप्ट कर ले, ऐसी बातों को लॉजिक कहा जाता है। मैथमेटिक्स में लॉजिक्स का बहुत काम है। बहुत बातें हैं जो लॉजिकल हैं, जिनको हम प्रूव नहीं करते, प्रूव नहीं कर सकते, ना ज़रूरत है प्रूव करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं छोटी सी स्टेटमेंट जो मैथमेटिक्स में बड़ी कॉमन अप्लाई होती है, 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। 2 लाइनें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर मिल सकती हैं। क्या इस बात को हमें अब प्रूव करना पड़ेगा? एक फिगर उसको एक्सप्लेन कर रही है, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ बातें लॉजिकल होती हैं जिन बातों को प्रूव नहीं हम करते। तो जिन बातों को हम प्रूव नहीं करते, एक्चुअली हम उस साइड पर जा रही हैं जिसकी वजह से मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जिन बातों को हम प्रूव नहीं करते, जिनको हम प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैथमेटिक्स में, उनको हम कहते हैं बेसिक assumptions। अब बेसिक assumptions की तरफ आने से पहले हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो स्टार्ट किया था हमने कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल समझने के लिए, हमने कोरेस्पोंडेंस से स्टार्ट किया था। तो कोरेस्पोंडेंस का मतलब हमने ये पढ़ा, कोरेस्पोंडेंस से हमने ये बात गेट की कि 2 फिगर्स को बज़ाहिर एक जैसा लगना, अपेरेंटली एक जैसा, उनमें एक जैसा होना, इस चीज़ को कोरेस्पोंडेंस का नाम दिया जाता है। तो 2 ट्राइंगल्स में कोरेस्पोंडेंस, हम चूँकि ट्राइंगल से रिलेटेड बात करें तो टिपिकल हम ट्राइंगल की बात करेंगे हम। तो 2 ट्राइंगल्स में कोरेस्पोंडेंस लेंगे तो हम अगले स्टेप की तरफ आएंगे। अब अगर 2 ट्राइंगल्स में कोई कोरेस्पोंडेंस है तो 2 बातें पॉसिबल हैं। अगर 2 ट्राइंगल्स के दरमियान कोरेस्पोंडेंस है, यानी ये सिंबल अगर हम यूज़ कर रहे हैं, 2 ट्राइंगल्स के दरमियान अगर कोरेस्पोंडेंस है, तो आगे 2 बातें पॉसिबल हैं। या तो वो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी, या सिमिलैरिटी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये उसका सिंबल है। और या वो ट्राइंगल, मैं बार बार अब यूज़ ट्राइंगल ही कर रहा हूँ क्योंकि हमारा सारा कंसर्न ट्राइंगल से रिलेटेड है, लेकिन कॉन्ग्रेंट और फिगर्स को भी यूज़ कर सकता है, लेकिन हम टोटल अब ट्राइंगल्स की बात करेंगे। तो अगर 2 ट्राइंगल्स के दरमियान कोरेस्पोंडेंस है तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो वो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं या वो कॉन्ग्रेंट हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 14, यूनिट नंबर 14 आपकी बुक का है, सेकंड टर्म में आता है, उसमें डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ आया है तो मैं इन शॉर्ट उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। एक फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ। वी हैव ट्राइंगल ABC एंड अदर ट्राइंगल DEF। We can say these 2 triangles could be similar। तो 2 ट्राइंगल्स कब सिमिलर होती हैं, मैं 2 तरह से आपको बताऊंगा, एक कॉमन वर्ड्स के साथ और एक टेक्निकली उसका क्या मतलब है। कॉमन वर्ड्स के साथ तो मैं पहले कॉमन वर्ड्स के साथ ही बताता हूँ। कॉमन वर्ड्स के साथ बताने का मतलब ये है कि 2 ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर इफ दे आर एग्जैक्टली अलाइक इन शेप एक जैसी हो बिल्कुल, बट साइज कुड बी डिफरेंट। सेम भी हो सकता है, तो साइज में फर्क हो सकता है, शेप एग्जैक्टली अलाइक हो। तो ऐसी ट्राइंगल्स को हम सिमिलर ट्राइंगल्स का नाम देते हैं। टेक्निकली क्या बात हुई कि जब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, इसके तीनों एंगल्स के कॉन्ग्रेंट हैं, इक्वल हैं, एक जैसे हैं, तो इन ट्राइंगल्स को हम सिमिलर ट्राइंगल्स कहेंगे। कब? व्हेन ऑल द 3 एंगल्स
आर कॉन्ग्रेंट। साइड्स तो जाहिर बात है अगर फर्क होंगी तो उनका साइज फर्क होगा ना। तो इस बात से हमें यह पता चला कि एंगल्स मेक द शेप, साइड्स मेक द साइज। तो एंगल से शेप बनती है किसी ट्राइंगल की, एंगल्स उस ट्राइंगल की शेप बनाते हैं कि किस शेप की ट्राइंगल है, जबकि उसकी साइड्स की मेजरमेंट, साइड्स की लेंथ उस ट्राइंगल का साइज डिटरमिन करती है। तो अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स एग्जैक्टली अलाइक हैं तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। और साइड्स सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ख़ास बात क्या है, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल होने का मतलब साइड्स की रेशो एक होती है, एक जैसी रेशो होती है उनमें। मसलन मैं अगर कोई एग्जांपल लेता हूँ, ये इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। तो इनके दरमियान रेशो 1:5, इनके दरमियान रेशो 1:5, इनके दरमियान रेशो 1:5। देखें ना, कैंसिल करें 2 और 10 को 1:5, 3 और 15 को कैंसिल करें 1:5, 4 और 20 को कैंसिल करें 1:5। तो साइड्स सेम तो ज़रूरी नहीं है हों, लेकिन उनकी रेशो ज़रूर एक जैसी होगी। ये है, दिस इज ऑल अबाउट, यानी एक तो ऑल द 3 एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। राइट, तो ये सिमिलर का केस था। अब आते हैं हम अपनी पर्टिकुलर अपने काम की बात की तरफ, जिससे रिलेटेड हमारा ये पूरा चैप्टर है। तो 2 ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट कब मानते हैं कि जब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की तरफ अगर हम आए तो 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। मैं फिगर से एक्सप्लेन करता हूं पहले। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF। तो वही बात 2 शक्लों में बताऊंगा, एक तो कॉमन वर्ड्स में बताऊंगा और फिर टेक्निकली बताऊंगा। तो 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट if they are exactly alike in shape as well as size। शेप और साइज जब दोनों का एग्जैक्टली एक जैसा हो तो ऐसी ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स कहते हैं, बिल्कुल ही एक जैसी। यानी इसके 6 के 6 बेसिक एलिमेंट्स इसके 6 के 6 बेसिक एलिमेंट्स के कॉन्ग्रेंट आ जाए तो ऐसी ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का नाम देते हैं। अब कॉमन वर्ड्स में ये तो हो गया, तो टेक्निकली क्या हुआ, सिमिलर ट्राइंगल्स में तो 3 एंगल्स का 3 एंगल्स के साथ कॉन्ग्रेंट आना जरूरी था, जबकि साइड्स प्रोपोर्शनल थी। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के केस में इसके 6 के 6 बेसिक एलिमेंट्स यानी 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स और 3 एंगल्स के अगर कॉन्ग्रेंट हों तो हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स मानते हैं। यानी ऑल द 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनको हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स मानेंगे। अब कॉन्ग्रेंट का फर्दर केस क्या है, इसकी तरफ जाने से पहले अब मैं कॉन्ग्रेंट के वर्ड को मज़ीद डिटेल से बताऊंगा, जो कि मैंने आपको वहां पर थोड़ा सा बताने के बाद बताया था कि जिस जगह पर एग्जैक्टली आएगा, क्योंकि अब हम एंगल्स साइड से फेमिलियर हैं, एंगल्स और साइड्स को हम देख चुके हैं, इस वजह से अब मैं कॉन्ग्रेंट के वर्ड को ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ।
तो कॉन्ग्रेंट के वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक दो एग्जांपल्स देता हूं आपको। उन एग्जांपल्स के साथ हम बेहतर तौर पर इसको समझ सकेंगे। कॉन्ग्रेंट के लिए मैं पहले एक एंगल्स वाली एग्जांपल देता हूं। सपोज वी हैव एन एंगल ए एंड अदर एंगल बी। एंगल बी, ये एंगल का सिंबल होता है। सपोज एंगल ए बी 40 डिग्रीज का है, एंगल बी अगेन 40 डिग्रीज का, दोनों 40 डिग्रीज के हैं। देन वी कैन से एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी। इक्वल का वर्ड उसके लिए भी यूज करेंगे हम। ज्योमेट्रिकल फिगर्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होती हैं, इक्वल नहीं होती। क्या वजह? इसकी एक सेपरेट अपनी आइडेंटिटी है, प्लेस है, क्योंकि ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी अगर हम माइंड में रखें तो उसकी कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक एक प्रॉपर प्लेस होती है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है, अलहदा हैसियत होती है, और इस एंगल की अपनी एक आइडेंटिटी है। देन वी कैन से एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी। इक्वल नहीं, तो फिर क्या इक्वल है उनका? हाँ, 40 डिग्री जरूर 40 डिग्री के इक्वल है। अब 40 डिग्री क्या है? एंगल ए की मेजरमेंट है, ये स्मॉल एम फॉर मेजरमेंट, ये मेजरमेंट का सिंबल होता है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। एंगल ए की मेजरमेंट एंगल बी की मेजरमेंट के इक्वल है। तो ये बात उसकी लॉजिकल हमें लगती है, समझ आती है। तो एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, हाँ, उनकी मेजरमेंट्स इक्वल है। इसी तरह एक और एग्जांपल, वी हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी, सपोज 3 सेंटीमीटर, another line segment CD, suppose 3 centimeter. Then we can say line segment AB, you know ये उसका सिंबल है, is congruent to the line segment CD, लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि लाइन सेगमेंट AB की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, अपनी हैसियत है। लाइन CD एक सेपरेट आइडेंटिटी रखती है। तो इक्वल उनमें क्या है भाई? 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 3 सेंटीमीटर है क्या? लाइन सेगमेंट AB की मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CD। तो मेरा ख्याल है कि ये एग्जांपल बहुत अच्छे तौर पर आपको कॉन्ग्रेंट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकी होंगी। तो ज्योमेट्री में जब भी हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स का जिक्र करते हैं, बिल्कुल एक जैसा शो करने के लिए, एग्जैक्टली अलाइक बताने के लिए, तो उस चीज़ के लिए हम कॉन्ग्रेंट का सिंबल यूज़ करते हैं, राइट? मेरा ख्याल है इस एग्जांपल के बाद अब आपको कॉन्ग्रेंट के वर्ड की कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं कमिंग बैक टू आवर कंसर्न टॉपिक, जिससे रिलेटेड हम बात कर रहे थे, मुसलसल बात किए जा रहे थे। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के बारे में हमने क्या अभी अभी डिस्कस किया कि 2 ट्राइंगल्स, अब इसकी डेफिनेशन भी प्रॉपर बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुकी हुई है। डिफाइन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आपकी बुक के पेज नंबर 186 पर मौजूद है। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल की हेडिंग है। भाई कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल के नाम से भी आ सकती है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के नाम से भी आ सकती है, बात एक ही है। तो क्या है? 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट, सिंबॉलिकली रिटन विद दिस सिंबल इफ देयर एग्जिस्ट कोरिस्पॉन्डेंस बिटवीन देम। देखिए उसकी डेफिनेशन का पार्ट है कि पहली प्री रिक्वायरमेंट क्या है कि उनके दरमियान कोई कोरिस्पॉन्डेंस हो। फिर कोई अगली बात करेंगे हम, सच दैट ऑल द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो कोरिस्पॉन्डेंस होगी तो कोई अगली बात करेंगे ना, कि 2 ट्राइंगल्स के दरमियान पहले कोरिस्पॉन्डेंस हो। ये बात बेटा हम पूरे चैप्टर्स, पूरी डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, पूरे थ्योरम्स में जगह जगह फेस करेंगे कि कोई भी ट्राइंगल्स के दरमियान कॉन्ग्रेंट को हमें डिस्कस करना पड़ेगा तो पहले हमें उनकी कोरिस्पॉन्डेंस लेनी पड़ेगी। पहला स्टेप कोरिस्पॉन्डेंस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई कोरिस्पॉन्डेंस किए बगैर हम कॉन्ग्रेंट की तरफ जा ही नहीं सकते, वो बिल्कुल एक रॉन्ग स्टेप्स होंगे, वो गलत तरीकाकार होगा उसका। तो इसकी डेफिनेशन में आपने नोट किया होगा कि 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट, रिटन सिंबॉलिकली विद दिस सिंबल
इफ देयर एग्जिस्ट अ कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन देम। ये पहली बात, दो बातें इसकी जरूरी हैं कि पहली बात क्या, इफ देयर एग्जिस्ट अ कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन देम सच दैट, अब ये दूसरा हिस्सा, सच दैट ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल। अब ये कोरस्पॉन्डिंग क्या है, एक जैसी पोजीशन के समझ लें, लाइक ए सी डी एफ की कोरस्पॉन्डिंग है, उसकी लेंथ मेजर की, पता चला इक्वल आए, कॉन्ग्रेंट आए। ए बी डी ई की कोरस्पॉन्डेंस है, बी सी ई एफ के कोरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह एंगल ए एंगल डी के कोरस्पॉन्डेंस है, एंगल बी की एंगल ई के साथ कोरस्पॉन्डेंस है, एंगल सी की एंगल एफ के साथ कोरस्पॉन्डेंस है। मेजरमेंट्स के बाद या जो भी हमारा प्रूफ, लॉजिकल प्रूफ करने का तरीका है, उसके बाद वो जब एग्जैक्टली अलाइक आ जाते हैं, देन वी कैन से द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो मैं वंस अगेन आप लोगों को चाहिए कि साथ साथ रिकॉल करें कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट, सिंबॉलिकली रिटन विद दिस सिंबल, ये सिंबल आप साथ शो कर देंगे। इफ देयर एग्जिस्ट कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन देम सच दैट ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन है। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल कह लें, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स कह लें, वन एंड द सेम थिंग। तो टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट, वही वर्ड्स के साथ रिटन सिंबॉलिकली एज, आगे सिंबल लिखा हुआ है, इफ देयर एग्जिस्ट अ कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन देम सच दैट ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब अगला क्वेश्चन, इसके साथ मैंने जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मैथमेटिक्स में जहाँ कहीं डेफिनेशन वहाँ साथ एग्जाम्पल अंडरस्टूड है। आपको कोई वेट नहीं करना कि एग्जाम्पल पूछी जा रही है, नहीं पूछी जा रही है, आपको कहा गया कि एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ऐसा कोई नहीं। उसकी एग्जाम्पल उसका डेफिनेशन का पार्ट समझी जाती है, अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट है। लेकिन जहाँ ज्योमेट्री आई वहाँ आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल नहीं, फिगर बनाती हैं। तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स में इसी पेज पर देखें, इसी डेफिनेशन के नीचे दो एक जैसी लगती हुई ट्राइंगल्स हैं। अब एक जैसी लगती का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने एग्जैक्ट मेजर करके बनानी है, लेकिन एटलीस्ट एक जितनी लग रही हो। अगर आपको डाउट है कि एक जैसी आप बनाते वक्त नहीं लगेंगी तो आप मेजरमेंट करके बना लें। आपको अगर वाकई डाउट है, आपको लगता है लेकिन एक जैसी लगनी चाहिए, नज़र आ रही हो, एग्जामिनर को स्केल पकड़ के नहीं मेजर करना, लेकिन एटलीस्ट एक जैसी नज़र तो आ रही हो। तो समटाइम एग्जामिनर, बिलीव मी, ये बात मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, ये कोई बात डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे हर तरह के एग्जामिनर बोर्ड में होते हैं, हर तरह के पेपर चेक करने वाले होते हैं। मोस्टली नहीं ऐसा करते, लेकिन कुछ एग्जामिनर ये छोटे छोटे पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि बेशक इसमें मेजरमेंट नहीं करनी, एक जैसी लग तो रही हो। अब बच्चे ने वर्ड्स में लिख दिया ट्राइंगल वाकई बहुत ही डिफरेंट लग रही हैं, तो इस बात पर एग्जामिनर मार्क्स काट ले। तो आप लोगों ने इतनी मेहनत करके याद किया, फिगर बनाई, तो थोड़ा सा चंद सेकंड लगाकर ज़रा ज़्यादा अच्छे तौर पर फिगर बना लें उसकी। तो फिगर को ठीक तरीके से बनाएं, ये एक ज़रूरी बात है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, बहुत दफ़ा पेपर में आई, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब यहीं पर हमारे जहन में आया, ये तो बड़ी मुश्किल बात है कि दो ट्राइंगल्स को हमने करना है कॉन्ग्रेंट प्रूफ। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए क्या 6 चीज़ें प्रूफ करें? नो, इसके लिए हमें 4 शॉर्टकट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। वो क्या है? अब मैं उन शॉर्टकट्स या उन पॉइंट्स को डिस्कस करके आपको बता रहा हूँ। वो क्या शॉर्टकट्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं। उनमें सबसे पहले आ जाता है SAS, पोस्टुलेट। अब बिफोर दैट कि मैं आपको ये बताऊं, मुझे अब पोस्टुलेट पहले आपको बताना पड़ेगा। SAS तो असल में इस टाइप को बताना है ना, लेकिन पोस्टुलेट क्या है मुझे उसके लिए पहले आपको वो बताना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले पोस्टुलेट को डिस्कस कर रहे हैं। पोस्टुलेट के लिए मैं वंस अगेन वही टॉपिक पर वापस आता हूँ, बेसिक अजम्पशंस पर। लॉजिक से हमने स्टार्ट किया था। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक ऐसी बातों को कहा जाता था विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, जिन्हें हमें साबित नहीं करना पड़ता। मैथमेटिक्स में लॉजिक को, लॉजिकल स्टेटमेंट्स को बेसिक अजम्पशंस का नाम दिया जाता है। तो बेसिक अजम्पशंस,
मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। अब ये या तो एक्सियम्स होते हैं और या ये पोस्टुलेट्स होते हैं। पहले हम एक्सियम्स की बात करते हैं क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो पोस्टुलेट है जिसके लिए हम ये सारी एफर्ट कर रहे हैं। एक्सियम्स आर दोज बेसिक असम्पशंस। पहली बात बेसिक असम्पशंस हैं, नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, साबित नहीं करना, साबित करने की जरूरत नहीं है। विच आर रिलेटेड टू ऑल द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, जनरलाइज्ड होती हैं, ज़्यादा जनरल होती हैं, ज़्यादा चीज़ों पर अप्लाई हो जाती हैं, मैथमेटिक्स की ऑल द ब्रांचेस पर अप्लाई होती हैं। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी चैप्टर 2 में, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, ये पढ़ी थी हमने चैप्टर 2 में। वो क्या थी? फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R, रियल नंबर कोई से 3 है। इफ A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, देन A इज डायरेक्टली इक्वल टू C। ये हमने पढ़ा तो था। तो इस चीज को एक्सियम, अब ये रियल नंबर पर भी अप्लाई हो रहा है। मैट्रिसेस में चेक करते हैं। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A is equal to the determinant of matrix B, then the determinant of matrix A is directly equal to the determinant of matrix C. रियल नंबर पर अप्लाई होगा। The real number A is equal to the real number B and real number B is equal to the real number C, then real number A is directly equal to the real number C. यही बात लॉगरिथम पर अप्लाई करते हैं। log of the number A is equal to log B, log B is equal to log C, then log A is directly equal to log C. इसी बात को हम अप्लाई करते हैं अलजबरा पर। चलिए, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल A is equal to the value of polynomial B, the value of polynomial B is equal to the value of polynomial C, then the value of polynomial A is directly equal to the value of polynomial C. इसी बात को हम ज्योमेट्री पर अप्लाई करके देखते हैं। मेजरमेंट एंगल A is equal to मेजरमेंट एंगल B, measurement of angle B is equal to measurement of angle C, then measurement of angle A is directly equal to measurement angle C. हर जगह अप्लाई हो जाता है। तो ऐसे बेसिक असम्पशंस जो हर जगह अप्लाई हो सके मैथमेटिक्स में, उनको हम एक्सियम्स का नाम देते हैं। और भी बहुत सारे एक्सियम्स हैं, बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल मैंने कोट की। पोस्टुलेट्स की तरफ अगर हम आए तो दोज बेसिक असम्पशंस विच आर अप्लाइड टू द पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री पर अप्लाई होती हैं, रिलेटेड टू ज्योमेट्री, सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने बेसिक असम्पशंस के साथ आपको एग्जांपल दी कि टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, एक पोस्टुलेट है। या टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, दो इंटरसेक्ट होती हुई लाइन बैक वक्त एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। अब ये क्वाइट कॉमन सेंस है, लॉजिकल है और सिर्फ ज्योमेट्री पर अप्लाई हो रहा है तो पोस्टुलेट है। तो बिफोर दैट कि हम साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की तरफ जाते, हमें पोस्टुलेट का पता हो। तो वो बेसिक असम्पशंस, पहली बात नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, दूसरी बात रिलेटेड टू पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो उनको हम पोस्टुलेट कहते हैं। राइट? तो यहां तक ज्योमेट्री का पोर्शन हम डिस्कस कर चुके। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से रिलेटेड 4 केसेस आपको मैं सिर्फ बता रहा हूं, डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक था SAS postulate, second one is angle SAS, side angle side postulate, angle side angle congruent to angle side angle,
थर्ड वन इज साइड साइड साइड, कॉन्ग्रेंट टू साइड साइड साइड। और चौथा पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है, जिसमें हाइपोटेन्यूज का जिक्र होता है। तो हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड। अब इन चारों, ये मैंने आपको बताया था ना कि 6 के 6 बेसिक असम्पशंस को इक्वल प्रूव करना ज़रूरी नहीं है। ये चार हमारे पास एक तरह से शॉर्टकट्स हैं। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। टिल देन आप लोगों का याद करने वाला काम अब तक सिर्फ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन है। उसके अलावा ये सारे कॉन्सेप्ट ज़रूर रिवाइज करने हैं, क्योंकि कमिंग थ्योरम जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।